अच्छा बहन जी, चाचा कह के अलविदा नहीं कहेगी। कहते अब ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जी सकूंगा। चाचा, बेटा, सपने सबके पूरे नहीं होते। अब जो मिला है उसे ही संभाल ले। बहन जी, अगर इससे कोई गलती हो जाए ना तो इसे आराम से समझा देना। अच्छा बेटा। कहाँ जा रहे हो चाचा? पता नहीं, बस अपनी ही नजरों से छुपता चाहता हूं। यकीन नहीं आता, नहीं यकीन आता कि कादिर इस फरिश्ता सीरत का बेटा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आ गया, अब इसे कुछ खाने को दे दो। आ गए हो कादिर की चाकरी करके? कितनों को मारा, कितनों को लूटा? वैसे बाय द वे, ये लाला जुग्गन के पीछे कोई ना कोई मजबूत हाथ तो जरूर है, वरना खुद तो इतनी कोई तोप चीज है नहीं कि पूरे का पूरा कानूनी ढांचा उसके सामने बेबस हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं कासिम साहब? जिस दिन कानून जुर्म के सामने बेबस हो गया उस दिन कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, ना लोग, ना आप, ना हम। तो फिर इस लाकानूनियत की वजह क्या है? कौन है जो उसकी पुष्टपराही कर रहा है? मुझे बताइए, मैं उससे बात करता हूं। फिलहाल तो उसकी पुष्ट पर कोई नजर नहीं आ रहा, और अगर कोई हुआ भी तो ऐसे लोगों को हम खुद डील कर ले। तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा मतलब है कि सब जानते हैं कि इस काले करतूत और काले धंधे के पीछे लाला जुग्गन का हाथ है। क्या सिर्फ मुनीर अहमद की वजह से उसे इतने इख्तियारात दे दिए गए कि वो पूरी की पूरी कौम को जहरीली मौत के हवाले कर दे? आप एक मफरूजे की बुनियाद पर मुनीर अहमद पर इल्जाम मत लगाइए। वो एक दयानतदार और जिम्मेदार ऑफिसर। दैट इज द पॉइंट। गोया कि आप इस जज्बे को मंजर-ए-आम पर लाना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि इस तरह महकमे की कारकर्दगी और नेकनामी पर भी तो धब्बा लग सकता है ना। आप हद से गुजर रहे हैं। आपके ख्याल में अगर मुनीर अहमद लाला जुग्गन को प्रोटेक्शन दे रहा है तो मैं उसे चेक करता हूं। दैट्स राइट, ये बहुत जरूरी है, वरना मुझे ऊपर भी बात करनी आती है। आई एम सॉरी कि मुझे आपको आपके फर्ज की याद दहानी के लिए यहां आना पड़ा। फर्ज के लिए किसी याद दहानी की जरूरत नहीं पड़ती कासिम साहब, और जमीर अगर जिंदा हो तो फर्ज के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। लाला जी ऐसा गंदा और घटिया काम कर ही नहीं सकते। तुम झूठ बोलते हो। मैं जानता हूं, मैं भी समझता हूं कि झूठ है, इल्जाम है। अगर इस वक्त इससे बड़ा सच और कोई नहीं कि मेरा डिपार्टमेंट इनकी गिरफ्तारी मांगता है। अगर क्यों? तुम्हारे अफसर अगर लाला जी को मुजरिम समझते हैं तो तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाने की बजाय उनको समझाओ कि लाला जी जैसे नेक दिल और हमदर्द इंसान को तो मुजरिम समझ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं नहीं मंजूरा बहन, वो ठीक समझते हैं। बदों की इस हुजूम में बदनाम का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी आजादी तुम्हारे लिए ताना बन रही है तो मैं गिरफ्तारी दे देता हूं। लाला जी, मैं ही समझता हूं और ये जानता हूं कि आप
बेगुनाह है, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर कर दिया गया हूं। मैं भी तो दिल के हाथों मजबूर हूं बच्चे, वरना लाला जुगन को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। ये क्या कह रहे हो लाला? ठीक कहना मंजूरा बहन, मेरे लिए इतना ही काफी है कि लाले को गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं, लाले की अपनी जान है। सर, मेरी दरखास्त है सर कि लाला जुगन को बैठने की इजाजत दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठे। सर, मैंने अपने वादे के मुताबिक इन्हें गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर दिया, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा सर कि ये मेरी या मेरे महकमे की कामयाबी नहीं है सर, और ना ही ये जुर्म के खात्मे का बायस बन सकती है। इनको गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप मुझे इनका एहसानमंद समझते हुए ये केस किसी और के हवाले न कर दें। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं मुनीर अहमद, लेकिन कता कलामी की माफी सर, ये जज्बात नहीं, हकीकत है। हकीकत यह है कि लाला जुगन मुजरिम नहीं है, बल्कि असल मुजरिम ने, शातिर मुजरिम ने शक का रुख इनकी तरफ मोड़ दिया है, और मैं उन्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि लाला जुगन जितनी रातें हवालात में गुजारेंगे, मैं अंगारों पर लौटूंगा, तो फिर उन्हें चैन से कैसे रहने दूंगा सर? मुनीर अहमद, लाला जुगन मेरा मुहसिन है सर। मैंने आपके सामने लेके आया हूं इनको, ये मेरी अमानत है सर। असल मुजरिम को आपके हवाले करके इस अजीम इंसान को वापस ले जाऊंगा। सर, ये आपके कैदी हैं और मेरे मेहमान हैं। थैंक यू सर। मुनीर अहमद, तूने तो सारे कर्जे एक ही सांस में लौटा दिए हैं। मेरा अपना सगा बेटा भी होता तो शायद मेरे लिए इस तरह ना तड़पता। बस बेटा, बेटे तेरे सारे हिसाब बेबाक हो गए। नहीं नहीं लाला, नहीं, ये तो मेरी जान पर एक बहुत बड़ा कर्ज है आपका। जीता है, सलामत रहे, जिंदा रहे। स्टोर शोरूम कोठी फौरन बेच दो, लेकिन मुनासिब कीमत मिलने पर। फौरन का मतलब यह नहीं कि उसे फेंक ही दो, अंडरस्टैंड? हाँ। क्या? ओह ग्रेट। लाला जुग्गन गिरफ्तार हो गया। जी सरकार, मुनीर अहमद ने खुद गिरफ्तार किया है, हथकड़ी लगा के एसएसपी साहब के ऑफिस में लेके गया है। तमाम अड्डे आर्जी तौर पर फौरन बंद कर दो।
और माल बहुत एहतियात से उठा लो, ताकि यह साबित हो जाए कि असल धंधा वही करता था। मैं यही साबित करना चाहता था। हिदायत, क्या उसका पर्चा कट गया? वो मैंने बहुत कोशिश की है सरकार, लेकिन वो बात नहीं बनी। वो मास्टर साहब और मुख्तार मलिक साहब नहीं माने। वो बल्कि भागा है कत्ल के साथ साथ वो अक्कू की फाइल भी फिर से खुल गई है। मगर वो कैसे? वो मुनीर अहमद खुद वहां गया था, और फिर वो नुमान खान अपने मतलब का आदमी नहीं है। ठीक है, तुम जरा बाहर बैठो। अच्छा सरकार। कादिर के पुलिस के हाथ में आने से पहले पहले उसकी यादाश्त से हमारी हर तस्वीर को खुरच दो। और अब हमें हिदायत की भी जरूरत नहीं रही। चला गया, इसे फौरन ढूंढो। कादर कहाँ है? कादर? कादर नहीं जी, लाला मैं जुगन। पूछ रहा हूँ कादर कहाँ है? लाला जुगन का है सामान ये सर। ले चलो इसको। ये क्यों उठाओ? बताया ना तुझे मां, तुझे सारी बात तफसील से समझा दूंगा। कुछ दिन यहां आराम से इत्मीनान से गुजार ले। कादिर, मगर यहाँ बता दूंगा ना मां, तुझे सब कुछ बता दूंगा, इत्मीनान से बता दूंगा। कुछ खा ले खुदा के लिए, मैंने बहुत जरूरी काम जाना है। मुझे भूख नहीं। भागा का जरा मेरे मत लेना भागा का नाम, मत ले भागा का नाम। भूल जाके कभी भागा के घर तूने मुझे देखा भी था। अपना बेटा फांसी लगवा लेगी इस तरह। फांसी? देख तो सही ना मां, देख, ये देख, देख मां, मैंने तेरे सपनों से ज्यादा खूबसूरत घर बना के दिया है तुझे। देखिए सोफे, ये कालीन, पर्दे, ये दरवाजे, ये घर, ये सब कुछ वही है ना जो तू चाचा नूर मोहम्मद के घर देखती थी तो तेरी आंखें जल जाती थी। देख, सब कुछ तो दे दिया है तुझे, जेवर, कैश, सब कुछ। अब और क्या चाहती है तू? तू खुदा के लिए मुझे नसीब मोहम्मद के पास ले चल, वहां छोड़ा मुझे उसके पास। मेरे अल्लाह, मेरी मां भी क्या पहेली है। जब तेरे साथ था ना अब्बा, उसकी जान खारत कर दी थी तूने। अब पास नहीं है तो पछता पछता के मेरी जान खराब कर रही। अब क्या कहना क्या है तूने उससे? मुझे उससे माफी मांगना है, सिर्फ माफी। तू कुछ दिन। हाँ हिदायत, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसी खास तो नहीं। तुम जरा बहन जी को अंदर भेज दो या खुद इधर आ जाओ। तुझे 1000 बार कहा है कि बात को पेचों में ना डाला कर, सीधी बात कर। जरूरी है कादिर, कभी मेरी बात मान लिया कर। मां, तू जा अंदर आराम कर। सेठ कासिम के आदमी तुम्हें कत्ल करने के लिए तलाश कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? मुझे भी। अब हम दोनों उसके काम के नहीं रहे। खैर है, कोई ऐसी दरखौफ वाली बात भी नहीं है ये। मगर ये हुआ कैसे? मैं उसके लिए लाला जुगन की मुखबरी क्या करता था। लाला जुगन की गिरफ्तारी के बाद। लाला जुगन गिरफ्तार हो गया? हाँ। उसकी गिरफ्तारी के बाद शेख कासिम को खदशा है कि मैं कहीं पुलिस के सामने हकीकत न कह दूं। हाँ, हो सकता है। कत्ल उसके कारोबार का हिस्सा नहीं है।
तुम चूंकि 2 कत्ल करके पुलिस को मतलूब हो, सेठ कासिम किसी ऐसे आदमी से राब्ता नहीं रखता जो पुलिस की लिस्ट पर हो। हाँ, तेरी बात समझ में आती। फिर अब तो जो पहल करेगा वही बचेगा। मैंने तुम्हें बता दिया है, अपना अच्छा बुरा सोच लो। और तू? मेरा कोई पता नहीं, मैं या शायद छोड़ दूं या शायद तुमसे पहले पहल कर दूं। फरीन है भाई। मां, मैं एक काम जा रहा हूं, बहुत जरूरी। तो जरा घर के खिड़कियां दरवाजे बंद ही रखना। नसीब मोहम्मद, कहाँ है तू? मुझे तो अब कादर से डर लगने लगा है। लाला जुगन? लाला जुगन? लाला जी, आपको किसने गिरफ्तार किया? मेरे अपने मुनीर अहमद ने। बड़ा कड़ियल जवान है यार, उसे जरा भी खौफ नहीं आया कि वो लाला जुगन को हथकड़ी पहना रहा है। मुनीर अहमद? आप एएसपी मुनीर अहमद की बात कर रहे हैं ना? एएसपी मुनीर अहमद साहब। क्या बोला? मुनीर अहमद साहब? हाँ 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 साहब। एएसपी साहब? हाँ हाँ साहब। मगर लाला जी, उसको तो आपने खुद यही सिखाया मैंने उसे। बिल्कुल मत डरो किसी से, कानून जो कहता है वो करो। उसने कर दिया। नहीं, मैं मंसूरा बहन के हाथ का पक्का हुआ खाना इस जगह नहीं खाऊंगा। लाला जी, वो एसएसपी साहब के सामने हिदायत ने आपके खिलाफ बयान दिया है। लाला जी, मैं जानता हूं, मुझे पता है। उसे तलाश करो, वो हर सूरत हर कीमत पर मुझे चाहिए। जाओ। जो हुक्म लाला जी। ठीक है लाला जी। आजकल सर छुपाने की जगह के लिए लोग परेशान हैं। आप पसंद नापसंद के चक्करों में पड़े हुए। भाई इतने कम किराए में और कैसा मकान दिखाऊं आपको? लेकिन किराए का मकान भी कुछ तो रहने के काबिल होना चाहिए। और फिर देखें, उसका तो रास्ता भी नहीं है। इतनी सी गली में पानी ही पानी खड़ा हुआ है, बंदा गुजर भी नहीं सकता। आपकी मर्जी है जनाब, मैं भी तो इन्हीं गलियों से गुजरकर आपको मकान दिखाने गया था ना। आमने सामने दाएं बाएं सभी मकानों में आप जैसे ही इंसान रहते हैं। आप बता रहे थे 2 कमरा बरामदे का मकान है, उसका? हाँ, किराया बढ़ा लें, 6 माह का एडवांस है, वो ले लें। 6 माह का एडवांस? इसके अलावा कोई और हो, किराया जरा कम हो। मैडम, किराया किराएदार की हैसियत से नहीं बल्कि इलाके और मकान के मुताबिक होता है। आखिर आप लोग पहनने पे इतना खर्च करते हैं, अगर किराए में भी थोड़ी गुंजाइश निकाल लें, वरना एक छोड़ 10 मकान देख लें, ऐसे ही होंगे। बेटी अब आराम कर लो, सुबह से काम में लगी हो। जबान को इतना कुंडल भी अच्छा नहीं होता। दिल की बात कहने से दिल का बोझ भी हल्का होता है और कोई अच्छा मशवरा भी मिल जाता है। मैं मानती हूं बेटा, वक्त ने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन
अब तुम जो खुद के साथ कर रही हो ये भी तो अच्छा नहीं कर रही ना। क्या कहूं, इतनी लंबी सी अज़ियत की इतनी सी कहानी बार बार किसे बयान करूं? मुझसे बयान करो, बार बार कहो, मैं हूं ना सुनने के लिए। तुम जानती हो जब तुम बोलती हो ना तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ कितने प्यारे लगते हैं। छोड़ो माँ, ये तो तुम मुझे बहला रही हो। अगर इतने गुण होते तो क्या मैं किसी को अच्छी ना लगती? अब अगर कबाड़िए को हीरे की पहचान हो जाए तो जौहरी तो तेल बेचे, है ना? चल तू बैठ, मैं चाय बनाती हूँ, दोनों पियेंगी। अब इस घर को अपना घर मान तो लिया है, फिर क्यों इस तरह की बातें करती हो? देख बेटा, तेरी कहानी भी मेरे जैसी ही है। मैं भी बहुत सताई गई हूँ, बहुत रुलाई गई हूँ। अगर इतने मकरो फरेब आते तो बेटे को ना सिखाती। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आ गए अब? बाहर के कामों से फुर्सत मिल गई? ये तो है। अच्छा चलो, मुंह हाथ धो के जल्दी से कपड़े बदल लो। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ और इसके साथ बाजार जाओ, कुछ चूड़ियां ले आना। मुझे सुहागनों के खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। चल शाबाश। तुम यहाँ? डैडी, डैडी। मुनीर बेटा, आओ बेटा। नहीं बेटा नहीं, मुनीर अहमद, मुनीर अहमद हूं मैं। खुशी मोहम्मद की बेवा मंजूरा का बेटा हूं मैं। और जिस घर में मेरी मां को धक्के देकर निकाला गया हो, मैं उसमें कदम रखकर उसकी तौहीन नहीं कर सकता। बहन मंजूरा कहाँ है? बहन? मुझे इतला मिली है यहाँ कहीं कादर आया है। कादरी ने तो हमें इस हाल में पहुंचाया है। अल्लाह करे वो यहाँ कभी ना आए। ओ, बेटा खड़े क्यों? आओ ना, कुछ चाय, कुछ ठंडा, कुछ। आओ आओ मुनीर अहमद। बताओ, कादिर कहाँ है? वो काम पर गया हुआ है। मगर तुम लोग इस तरह क्यों घर में दाखिल हुए? ये सवाल जवाब हमें सिर्फ कादिर से करना है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि कहाँ है वो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, घर की तलाशी तो तुम पहले ले चुके हो। आइए जनाब, सेठ कासिम साहब ने भेजा है। मैं आप ही के दफ्तर से होके आ रहा हूं। बड़ा प्यार करते हैं सेठ साहब मुझसे। 2 दिन ना जाऊं ना तो नाराज ही हो जाते हैं। मगर ये है कौन लोग? इनके हाथों में क्या है? ये इनका कारोबार है मां। ये बच्चों के लिए खिलौने बना के बेचते हैं। तू अंदर चल के आराम कर, मुझे इनसे कुछ कारोबारी बात करनी है। तू जा। मैंने सेठ कासिम को एक जरूरी पैगाम देना था, मगर तुम तो यह पैगाम उस तक नहीं पहुंचा सकोगे। डैडी, अब वक्त कैसे गुजरेगा? मेरा तो दम घुट रहा है। क्या बताऊं सफिया बेटी, जिंदगी में मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ जितना अब हुआ। इतना बड़ा शहर है जहां मेरा हजारों का और लाखों का कारोबार था, और यहाँ कोई। डैडी, अगर आप लाखों करोड़ों को याद करेंगे ना तो 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो जाएगा।
ये सारा हमारा अपना कसूर है। भूल जाओ प्लीज डैडी, इसे ख्वाब समझकर भूल जाओ। ना कोई कोठी, ना कारोबार, ना कोई साथी, ना कोई रिश्तेदार, ये क्या जिंदगी है? पछतावे का ये वाहिद फायदा है, इंसान को अपने याद आती है। सफिया, जब सैलाब आता है ना तो सब कुछ बह जाता है, लेकिन इंसान फिर भी जिंदा रहते हैं। और जो बस्तियां होती है ना वो फिर बस जाती हैं। और क्या डैडी, इस तरह सर झुकाकर बैठ गए तो हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे। मेरा ख्याल है डैडी, हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बेटा मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि सब्जी मंडी में कुछ छोटी सी दुकान मिल जाए। दुकान ना सही, कुछ छोटा सा थड़ा मुझे मिल जाए जिसमें मैं कुछ छोटा सा काम शुरू कर सकूं, लेकिन कोई मानते ही नहीं। लगता है ये पूरा शहर हमारे लिए अजनबी हो गया। सफिया बेटा, पानी देना। पता नहीं लोग वैगन में सफर कैसे कर लेते हैं। मम्मी, मामू मुजफ्फर मिले? हाँ मिले थे। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं नूर मोहम्मद, लगता है अपना तो सूरज ही डूब गया, साया भी साथ छोड़ गया। तो क्या मामू ने भी इनकार कर दिया मम्मी? हाँ पता नहीं, वही मजबूरियां, 3 गाड़ियों का पेट्रोल, बच्चों की फीसें, ट्यूशन, कारोबार में नुकसान हो रहा है। नूर मोहम्मद क्या होगा? मेरा ख्याल है कि उसने भी सेठ कासिम की वजह से हाथ खींच लिया। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन दूसरों की बात पे यकीन करना अब हमारी मजबूरी है। मम्मी, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं जॉब कर लेती हूँ। हाँ डैडी, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं होगा डैडी। ये पैसे रख ले मम्मी। सईद, तुम मेरे बेटे, तुम। मम्मी वर्कशॉप में मजदूरी ही तो की है, इसमें ऐसा परेशान होने वाली क्या बात है? देखो बेटा, आप लोग चंद दिन, चंद हफ्ते घर से बाहर मत निकल, क्योंकि सेठ कासिम और मुनीर अहमद आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन डैडी, ओ यार, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। आप लोग मेरी इतनी सी बात तो मान लो यार। लेकिन आप जा कहाँ रहे? एक बुरे वक्तों का साथी जिससे अच्छे वक्तों में मुलाकात नहीं हुई, इसलिए तल्लुकात कायम है। उसके पास जाता हूं, शायद को बंदोबस्त हो जाए। वहां से बेटा आप जरा अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि लाला जुगन के इलाके में ये धंधा कौन कर रहा है? क्यों लाला जुगन जैसे नेक और हमदर्द इंसान पर इल्जाम लगाते हो? इस तरह से तो कोई भी किसी के साथ नेकी और हमदर्दी नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे लोगों की जिंदगी की कोई जमानत नहीं होती। उधर से इधर, इधर से उधर आते जाते कोई भी गोली तुम्हारे बेजे को चाट सकती है। तो और क्या, गलियों में रुलकर लावारसों की मौत मरते हैं। लेकिन मैं तुम्हें जमानत देता हूं, अगर तुम सुल्तानी गवाह बनकर हमें असल मुजरिम तक पहुंचा दो तो तुम्हारा बाल भी बिका नहीं होगा। मगर सरकार, मैं तो बहुत मजबूर
बेबस, कमजोर हूं, ये मत कहना। सुनो हिदायत, तुम्हारे जैसे लोग हर मुआशरे का नासूर होते हैं, जो हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर में जवान होते हुए लड़कों पर नजर रखते हैं। पहले उन्हें तरकीब देते हैं, लालच देते हैं, फिर उनसे काला काम करवाते हैं, दौलत कमाते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के दिलों में हमदर्दी नाम की कोई शय नहीं होती। ये भी भूल जाते हो कि ये सब कुछ करते हुए, ये सब कुछ करते हुए किसी का बेटा, किसी का घर बर्बाद हो रहा है। और तुम किसी खुशफहमी में मत रहना कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं तो सिर्फ कानून के ज़ाबितों में रहकर तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे रहा हूं। सिर्फ इतना बता दो, ये काम किसका है? कादिर का? नहीं सरकार, कादिर तो महज एक मोहरा है। असल धंधा तो सारा सेठ कासिम का है। सेठ कासिम? आओ आओ कादिर, कैसे आना हुआ? सेठ कासिम, एक बात मुझे पहले दिन से खटकती थी। मैं सोचता था कि जो तू दिखाई देता है असल में वो है नहीं। जो कुछ तू कहता है उसका मतलब वही नहीं होता। मगर मैं उजट देहाती समझ ना सका इस बात को। है? अब समझ गया। तू बहुत घटिया, लालची और मक्कार आदमी है। कादिर, तमीज से बात करो। तुम सेठ कासिम से बात कर रहे हो। तो सेठ कासिम सिर्फ इसलिए है सेठ कासिम कि कादिर जैसे जवान हथेली पे अपनी जान लेके तेरे लिए काम करते हैं और तू उनकी जान जवानी का सौदा करके माल समेटता है, माल। और भी कुछ कहना चाहते हो? आफरीन है भाई। एक बात तो तू जानता ही है सेठ कासिम, कादिर जो कहना या करना चाहता है उसकी कभी किसी से इजाजत नहीं लेता। तुझसे तो एक ही बात पूछने आया था। तेरे आदमी तेरे कहने पे मेरे पीछे लगे हुए हैं या उनकी अपनी मौत उन्हें आवाजें दे रही है? कादिर, तमीज से बात करो वरना बहुत बुरा होगा। बुरा तो होगा, अगर तेरे लिए होगा कासिम, तेरे लिए। कोई एम्बुलेंस भिजवा के अपने तीनों आदमी उठवा ले मेरे घर से और अपने अंजाम की तैयारी भी मुकम्मल कर ले। सर, पुलिस आ गई है। इस किस्से को खत्म ना समझना सेठ कासिम, कादिर खुद आके खत्म करेगा। अरे भाग गया कादिर। पीछा करो इसका। अरे
सेठ कासिम, कैसे आए हो? अब कम से कम तुम ये फर्ज नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे ऑफिस में बगैर इजाजत आया हूं, इसलिए कि अब मेरे पास इजाजतनामा है। आखिर तुम आए किस लिए? मनशियात फरोशी के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। तमीज से बात करो मिस्टर मुनीर। किससे? तुमसे? एक मकरू इंसान से? मसीहा के रूप में एक कातिल से? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो शख्स माशरे और कानून की आंख में धूल झोंक कर अपने मुल्क, अपने कौम की जड़ें काट रहा हो, मैं उसके साथ तमीज के साथ बात नहीं कर सकता। इसलिए यू डोंट डिजर्व इट। जी, मैं सेठ कासिम बोल रहा हूं सर जी। ये आजकल आप महकमे में कैसे कैसे बदतमीज और गुस्ताख किस्म के लोग भर्ती कर रहे हैं। कोई एएसपी है मिस्टर मुनीर अहमद? लीजिए। हेलो। जी सर। जी सर। जी मगर राइट सर। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? महकमे का डिसिप्लिन अब क्या कहता है सर? एक कमजोर बेबस शहरी महज एक शक की बुनियाद पर थाने में हाथ बांधकर खड़ा होता है, और कानून जब असल मुजरिम के हुजूर में पेश होता है तो सिर्फ एक फोन पर धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। सेठ कासिम के यहां गए थे? जी सर। खदशात के मुताबिक उसके पीछे भी एक बड़ा हाथ है जो उसकी पुष्ट बनाई कर रहा है। सर, ये असल मुजरिम को पकड़ने का जब कोई रास्ता बनता है तो बीच में कोई ना कोई बड़ा आदमी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और असल मुजरिम साफ बच जाता है। ये कब तक होता रहेगा सर? उसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हैं? जी नहीं सर, लेकिन इशारे हैं सर, वाज़ेह इशारे हैं। सबूत तो तब मिलेगा ना सर जब उसके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत हो। बहुत सोच समझ कर हाथ डालना होगा मुनीर अहमद। सबूत ना मिलने तक वो एक मुअज़्ज़ज़ और बारसूख शख्सियत है। कुछ शवाहिद, कुछ गवाह तो होने चाहिए ना तुम्हारे पास। राइट सर। वैसे सर, कल लाला जुगन जमानत के लिए अदालत में पेश हो रहे हैं। उसका जमानत पर रिहा होना हमारे लिए सूदमंद साबित हो सकता है, और सेठ कासिम के सिलसिले में शायद वो हमारी कुछ मदद भी कर सके। कासिम का दस्ते राज खास आदमी देखो कौन है। जी हुक्म। 2 प्लेट सालन और 6 रोटियां पैक कर दे। बोल। अब्बा,
कादिर के खिलाफ गवाही देगा? हाँ, मैं गवाही दूंगा। इतनी देर कहाँ लगा दी मिठन तुमने? काके के लिए खिलौने लेने गया था माँ। ये भी से खिलौनों से खेलेगा? अरे तो भी बड़ा भोला है, इसे इन खिलौनों की नहीं, अभी तो पालने ही की जरूरत है। हाँ माँ, ये तो है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? अरे मिठे, मुबारक अपनी जगह पे, पर तू तो काम धंधे को बिल्कुल ही भूल गया है? चल, बहुत छुट्टियां हो गई, कुछ काम काज के बारे में भी सोच। तू तो रनमुरीद ही होकर रह गया। ये खिलौने लाया अपने बच्चे के लिए? बड़ा बेवकूफ आदमी है तू। और पागल, इसे शेर बनाना है ना, तो शिकार के औजार दे इसे। ले, ये दे। दूर रख इसे मेरे बेटे से, और तू भी अपना मनहूस साया लेकर यहां से दफा हो जा। तेरी बीवी है जिगरे वाली भाई, डर खौफ ही नहीं है इसे कोई। कादरे के साथ भी इसी तरह बात करती है ये अब राजी नहीं, माँ है बेटा। कोई भी अगर इसकी औलाद की तरफ मैली नजर से देखेगा ना, तो भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ेगी। इसमें बहादुर या बुजदिल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यकीन नहीं आता ना, तो जाके अपनी माँ से पूछ ले। ओए, खबरदार, मेरी माँ का नाम अपनी जबान पे मत लाना। किसी की जबान पर तेरी माँ का नाम क्या आना? तू खुद, तेरी हर हरकत, तेरा मिजाज, तेरी माँ की तरबियत का ढंडोरा है। जा, चला जा यहां से। आफरीन है भाई, मेरी तरह तुझे भी आज तक कोई ना समझ सका है? दीवानी पढ़ाकू की, बीवी मिठन की, अंदाज कादरी के। चलो, बहुत हो गया। तुम चलो, मैं अभी आता हूं। चलो। कादर नहीं, पहले कासिम को पकड़ो। कादर को पहले पकड़ना बेसूद होगा, कासिम उसे किसी न किसी तरह छुड़ा लेगा। यस, ही इज अ कनिंग मैन। बड़ा होशियार आदमी है लाला वो, हर काम बड़ी प्लानिंग के साथ करता है। अब देखें, इतने माह हो गए हैं मुझे, लेकिन मैं अभी तक उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत हासिल नहीं कर सका जो उसे मुजरिम साबित कर सके। जुर्म मुजरिम के साथ साथ रहता है बच्चे, कहीं ना कहीं खुद जाहिर हो जाता है। तुम ऐसा करो कि उन लोगों को इकट्ठा करो जिन लोगों को कादर या कासिम से नुकसान पहुंचाओ। व्हाट एन आइडिया लाला, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। मेरे दिमाग में तो ये आइडिया आया नहीं। दिमाग में तुम्हारे आएगा कैसे? हर वक्त तो कादर घुसा रहता है। ये बेटे, लेकिन देखो, बहुत एहतियात और समझदारी से। ये है तुम्हारे और तुम्हारी मां के पासपोर्ट और टिकट। मगर डैड, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। बेटे, नो आर्गुमेंट्स। कम से कम इतना बड़ा कारोबार समेटने मुझे 1 हफ्ता तो लग जाएगा ना। मगर डैड, हमने आपके साथ ही जाना है। देखो, वो घर की 4 दीवारी में रहने वाली महज एक बीवी और मां है, लेकिन तुम सेठ कासिम के बेटे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोजीशन नाउ। मगर डैड, प्लीज। अगर मगर मत करो। फ्लाइट में सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए। मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हें वहां ज्वाइन कर लूंगा। हरी अप। मगर डैड, गाड़ी कौन लेके आएगा? गाड़ी भाड़ में गई, जल्दी करो।
बैठे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इस्माइल साहब हैं। कादर ने इन्हें सेठ कासिम के कहने पे अगवा किया था और फिर तावान में भारी रकम वसूल की थी। सर वो सेठ कासिम ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। आपने उस वक्त रिपोर्ट क्यों नहीं की मोहतरम? सर वो तो बिल्कुल आप बजा फरमाते हैं, लेकिन उसकी रसाई बहुत ऊपर तक है, मेरा वो जीना अजाब कर देता। बल्कि उसने तो ये धमकी दी थी कि वो मेरे बेटे को कत्ल करा देगा। जी मां साहब आप बोलिए। सर मैंने खुद अपनी आंखों से बाबरा की लाश देखी और कादिर को उनके घर से निकलते हुए देखा है सर, और जनाब अक्कू का कत्ल भी कादिर ही ने किया है। जी सर मैंने खुद देखा था जी, वो कादर और नजीरे ने उसे मारा था जी। वो जी सारा कारोबार सेठ कासिम का ही था जी। कादिर ने कहा था जी जब बुरा वक्त पड़े ना जी तो लाला जुगन का नाम ले देना। साहब जी मुझे भी कादिर ने यही कहा था जी। सर थाना एहसानपुर में सर कादिर मुझे कत्ल के 2 मुकदमात में मतलूब है सर। इसके अलावा डकैती राजानी के मुकदमात दर्ज हैं सर। सर आजकल वो सेठ कासिम के गैंग में शामिल है। जी हाँ सर, इस डिपार्टमेंट में आने से पहले मैं भी 3-4 दिन उस अकूबत खाने में गुजार चुका हूं सर। ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से ये बयान अदालत में दे सकें? हाँ जी क्यों नहीं, हम सब गवाही देंगे। क्यों भी दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल। कानून आपको पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। सर मिठन नाम का कोई शख्स आपसे मिलना चाहता है, सेठ कासिम और कादर के बारे में कुछ बताना चाहता है। मिठन? ये कौन? सर ये कादर का खास आदमी है। ठीक है, उसे बिठाओ, तुम उसका बयान ले लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर अहमद। जी साहब। मेरे ख्याल में तुम फौरन कासिम को और कादर को गिरफ्तार करो। राइट सर, लेकिन आई थिंक अगर आप चाहें तो इजाजत दें तो मैं पहले सेठ कासिम को गिरफ्तार करता हूं, क्योंकि वो बड़ा असर सूख वाला आदमी है सर। इस तरह वो कादिर को फिर छुड़ा लेगा। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझते हो करो। तुम अपना काम करो, मैं गयासुद्दीन साहब से खुद मिल लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो डीआईजी साहब से भी बात कर लूंगा। राइट सर। मिठन ने